गुड मॉर्निंग बडी, आरके इज दिस साइड एंड स्वागत है आपका IEX की एनालिसिस वीडियो में। क्वार्टर 2 का इसका रिजल्ट आया है एंड जो रिजल्ट आया वो इतना इम्प्रेसिव नहीं रहा है, राइट ना। तो अभी जो स्टॉक जिसकी मोनोपोली है, जो कि मल्टीबैगर साबित हुआ था मार्च 2020 के आसपास से, इसमें एक सडन जो है ना बूम आई थी। तो ये स्टॉक अभी फिलहाल लगभग 50% प्लस डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो क्या इस रिजल्ट को देखने के बाद अपन लोग की इसमें एंट्री बनती है? क्या हम इसमें से फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एक बहुत तेज रैली देने वाला है? सब समझेंगे इस वीडियो में। एक्चुअल में सिंपल लैंग्वेज में आपको इसके क्वार्टर का रिजल्ट समझाऊंगा और साथ ही साथ चार्ट पे भी समझाऊंगा कि एंट्री कहाँ पे बन रही है, आप कहाँ पे पोजीशन ले सकते हो। तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो सिंपल लैंग्वेज में, एकदम सिंपल भाषा में आपको जो समझाने की कोशिश की जाएगी क्वार्टर के रिजल्ट को, ये आपको पसंद आएगी। मैं कोई कंपनी का PDF ला करके रीड नहीं करूंगा, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा कंपनी क्या परफॉर्म कर रही है और क्या कर सकती है, राइट ना। एंड कंक्लूजन क्या आ रहा है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो, ये है IEX के क्वार्टर का रिजल्ट। अगर आप इसको देखोगे तो क्वार्टर का जो IEX जो है, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सबसे जो बेस्ट परफॉर्मेंस इसने दिया था वो था इसका दिसंबर 2021 में, जिस समय इसका जो सेल्स था वो 114 करोड़ गया था और ये सबसे पीक पे था उस समय, है ना। उसके बाद देखोगे तो नीचे आना शुरू हो गया इसका सेल। मार्च 2022 के क्वार्टर में कम हुआ, 112 करोड़ रह गया। उसके बाद 98 करोड़ एंड दिस टाइम जब ये क्वार्टर का रिजल्ट आया है तो ये 95 करोड़ पे है। और देख रहे हो लगातार डाउनफॉल आ रहा है। अब आप खुद बताओ कि एक कंपनी जो अपने प्रोडक्ट को ही सेल नहीं कर पा रही है तो वो प्रॉफिट कहाँ से लाएगी। वैसा ही कुछ इस कंडीशन में भी हुआ है कि इसका जो एक्सपेंसेस था, जो खर्च थे, उस खर्च को ये कुछ खास कम नहीं कर पाई है, लेकिन मैसिवली गिरावट किस में देखने को मिल रही है, इसके सेल्स में। और इसका जो नेट इंपैक्ट पड़ा है वो इसके प्रॉफिट पे पड़ा है। अब प्रॉफिट में भी अब आप अगर आप देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, उसके बाद इसमें कुछ टैक्सेस हैं एंड देन बाद में नेट प्रॉफिट। तो हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट से मेन मतलब होता है, क्योंकि जो कंपनी के पास बचेगा वही उसके शेयर होल्डर्स में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब देखो यहाँ पे नेट प्रॉफिट में अगर आप देखोगे तो कंपनी जिस समय सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रही थी उस समय इसका प्रॉफिट भी सबसे अच्छा था। उसके बाद कंपनी में जैसे जैसे इसके सेल्स में गिरावट आई, थोड़ा बहुत ऊपर गया था, लेकिन उसके बाद देखो अभी एक गिरावट है। इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के कंपेयर में प्रॉफिट बेशक थोड़ा अच्छा है, लगभग 1 करोड़ के आसपास बढ़ के आया, लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो देखो पहले 78 करोड़ था, अभी 70 करोड़ है। लगभग 10% के आसपास की गिरावट इसमें देखने को मिल रही है, राइट। तो प्रॉफिट में ही 10% की गिरावट है, वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देखोगे तो एज सच कुछ खास जंप नहीं है प्रॉफिट में, सिर्फ 1 करोड़ के आसपास का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है। तो इस रिजल्ट को आप बहुत अच्छा नहीं बता सकते हो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो इसके बैलेंस शीट पे चलोगे तो कंपनी का जो रिजर्व्स है, ये अभी तक जितना भी रिजल्ट मैंने देखा है, इसका जितना भी एनालाइज किया है, वो एक मुझे अच्छा लगा है कि कंपनी अपने रिजर्व्स को बढ़ा रही है। पहले देखो लगातार बढ़ा रही है, 48 करोड़, देन 75, 141। अभी देखोगे तो मार्च 2022 में 599 करोड़ का था, अभी जो बढ़ के हो गया 662 करोड़ का। तो कंपनी सिर्फ रिजर्व से ही बढ़ा रही है। लेकिन इस कंपनी के साथ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि पहले ये डेट फ्री हुआ करती थी। देखोगे तो यहाँ 3 करोड़ के आसपास का कर्ज ली थी कंपनी मार्च 2014 में, लेकिन उसके बाद मार्च 2019 में तक, एक्चुअली मार्च 2019 तक ये डेट फ्री कंपनी थी। उसके बाद इसने 14 करोड़ का डेट लिया, कर्ज लिया। उसके बाद देखोगे तो ये अभी जो कर्ज है, जो बोरोइंग्स है, डेट है, वो अपने ऑल टाइम हाई पे है। 16 करोड़ के आसपास का डेट है इसके ऊपर। तो ये जो कर्ज है, इसके सामने ये जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो 1 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है, इसका कुछ वैल्यू खास समझ में नहीं आता है। दूसरी बात, अब देखो यहाँ पे एक और चीज़, इसके जो एसेट्स हैं, बैलेंस शीट में आते हैं अपन अगेन। ये देखो इसके जो एसेट्स हैं वो एसेट्स लगातार बढ़ते ही जा रहे थे। देख रहे हो पिछले देखोगे आप तो मार्च 2022 में जो इसके एसेट्स थे वो 1695 करोड़ के थे। अभी देखोगे तो ये घट चुके हैं, लगभग 500 करोड़ के आसपास इसमें गिरावट है। और ये 1209 करोड़ के आसपास का, 1200 लगभग मान लो करोड़ के आसपास का एसेट्स इसके पास है।
तो अभी तक जितना भी आप देखे हो तो सिर्फ एक ही चीज अच्छी हुई है इसके साथ, वो है इसके रिजर्व्स का बढ़ना, राइट ना। अब देखो अपन लोग को ये बस पता होता है कि जब रिजल्ट आ जाता है, जब अपन लोगों को ये पूरा बैलेंस शीट दिख जाता है, तब समझ में आता है कंपनी में हो क्या गया है। लेकिन जो एफआईआई होते हैं, जो डीआईआई होते हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कंपनी के बारे में ह से हलंत तक नॉलेज रखते हैं, एकदम ए टू जेड, क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, सब कुछ। और इसका एक जो मैसिव इंपैक्ट है ना, वो आपको यहां देखने को मिलेगा। ये देखो जो एफआईआई है, जब दिसंबर 2021 के आसपास में बहुत अच्छा रिजल्ट आया था क्वार्टर का, तो उस समय देखो ऑल टाइम हाई पे था एफआईआई का इन्वेस्टमेंट। फॉरेन जो इन्वेस्टर होते हैं उनका जो इन्वेस्टमेंट था वो बहुत अच्छा था, और ये लगभग 37% तक, लगभग बोल रहा हूं मैं, वहां तक चला गया था। उसके बाद देखोगे जैसे 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 रिजल्ट खराब होते गए, ये कम होते गए, और अभी देखोगे तो एफआईआई जो कभी 37% हुआ करते थे, इस क्वार्टर में देखोगे तो सिर्फ 16% बचे हैं, आधे से भी कम हो चुका है ये डाटा। डीआईआई का जो अगर देखोगे तो डीआईआई धीरे 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 थोड़े बहुत अपने परसेंटेज को बढ़ा रहे हैं, बट नॉट एट दैट लेवल, क्योंकि ये भी पहले 37% के आसपास हुआ करते थे, अभी ये 22% के आसपास में ही है। यस, थोड़े बहुत फ्लक्चुएशन तो है, डीआईआई थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड तो है, बट इतना ज्यादा भी नहीं है, ठीक है। और ये जो माल छोड़ रहे हैं, जो एफआईआई अपना परसेंटेज कम कर रहा है, जो डीआईआई अपने परसेंटेज थोड़ा बहुत बढ़ा रहे हैं, उतने कंपैरेटिवली उतनी तेजी से नहीं बढ़ा रहे जितना एफआईआई कम करे, तो ये परसेंटेज जाएगा कहां, तो ये पब्लिक उठा रही है। तो अब बात आती है कि अपन लोगों ने इसका बैलेंस शीट देख लिया, क्वार्टर का रिजल्ट देख लिया, और जो इन्वेस्टर्स का मूड है वो देख लिया, तो क्या ऐसे कंडीशन में अपन लोगों को एक मोनोपोली स्टॉक जो कि अपने ऑल टाइम हाई से 50% प्लस करेक्ट होकर के मिल रहा है, क्या इसको परचेज करना चाहिए, क्या इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लेना चाहिए, वो देखते हैं यहीं से। और यहाँ पे अपन लोग थोड़े बहुत टूल्स का यूज करेंगे, कुछ समझेंगे, एंड देन उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने रिसर्च के बाद कहाँ पे एंट्री लेते हो, क्या टारगेट लेकर के चलते हो। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। हालांकि देखो यहाँ पे जब ये मार्च 2020 के आसपास में 38 रुपीज के आसपास का शेयर था, और जब इसमें एक बूम आया तो एक मैसिव बूम था, एक सडन बूम था इसमें, और ये लगभग आई थिंक 733% के आसपास तक का रिटर्न दिया था। यहां से अगर आप चेक करोगे तो ये देखो, यस 739 तक गया था ये, और ये एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हुआ था। फिलहाल जहां पे ये ट्रेड कर रहा है, ये लगभग आई थिंक 57% करेक्ट है, यस 56.44% है, मान लो 57% करेक्ट है। अब देखो, क्योंकि ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से नीचे आ चुका है, तो अपन लोग यहाँ पे एक फिबोनाची यूज कर लेते हैं। देखो ये इसका स्विंग लो और ये इसका स्विंग हाई। अब जहां जहां पे आपको फिबोनाची का लेवल दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको आइदर रिजेक्शन दिखेगा या इसका सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। फिलहाल ये यहाँ पे देख रहे हो 167 यहाँ पे कि बहुत टाइम तक ये देखना, ध्यान देना इस बात को कि आप वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हो, है ना। इस वीकली टाइम फ्रेम में देखो काफी टाइम तक ये कंसोलिडेट किया था, एंड नाउ इट इज ट्रेडिंग बिलो दिस लेवल। अब इसके नीचे में जो लेवल का सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है 128 का। अब ये जो स्टॉक है इसका रिजल्ट खराब हो गया है, आप देख ही रहे हो। एफआईआई ने अपना परसेंटेज भी कम किया है, और ये चीज मार्केट को अच्छी लगती है या नहीं लगती है, ये तो मार्केट ओपन होने के बाद ही पता चलेगा। मैं काफी रात को ये वीडियो बना रहा हूं, तो जब मार्केट ओपन होता है तो आपको पता चलेगा कि कैसा इंपैक्ट देखने को मिलता है। अगर आप वेट कर सकते हो तो थोड़ा सा वेट कर लेना। अगर ये 127 के आसपास में रुक गया या यहां से पुल बैक दिखता है, तो इन दैट केस आप एक अच्छा खासा टारगेट लेकर के चल सकते हो, और वो भी वीकली टाइम फ्रेम में 1-2 मंथ तक आपको होल्ड करना होगा। और एक बेसिक सा जो टारगेट रहेगा अपना, वो रहेगा 170 का। लेकिन अगर ये लेवल नहीं रुक पाया, यहां पे आकर के ये नहीं टिक पाया, तो फिर ये एक अच्छे खासे पॉइंट्स के लिए नीचे साइड में मूव करेगा, और वैसे कंडीशन में फिर आपको एक स्ट्रॉन्ग बाइंग ट्रिगर पॉइंट की तरफ देखना चाहिए कि अगर ये इस लेवल को तोड़ के नीचे जाता है तो फिर आपको इसमें से हाथ जोड़ के बाहर हो जाना चाहिए। आपको एकदम चुपचाप वेट कर लेना चाहिए कि भाई अब कहां जाकर के रुकोगे वो तुम ही जानते हो। तो जब ऐसा कंडीशन आएगा कि एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन आपको दिखेगा, तभी आप इसमें वापस से एंट्री लेना या फ्रेश पोजीशन लेना। लेकिन अगर यहाँ पे 128 के आसपास में एक पुल बैक दिखता है, एक अच्छा खासा कैंडलस्टिक बाइंग पैटर्न क्रिएट होता है, तब आप इसमें एंट्री ले सकते हो या फ्रेश बाइंग कर सकते हो।
लेकिन अगर आप फ्रेश बाइंग नहीं किए हो या एवरेज भी करना चाहते हो तो थोड़ा वेट कर लेना, देखना कि मार्केट को इसका रिजल्ट कैसा लगता है और अपने ध्यान में ये लेवल जरूर रखना। तो ये छोटी सी वीडियो थी IEX की, उम्मीद है आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। देखो मैं जितना सिंपल आपको समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश करी, कॉम्प्लिकेटेड करके PDF समझा के कुछ भी हासिल नहीं होने वाला था। बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की, तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छी भी लगी होगी। अच्छी लगी एक लाइक कर देना दोस्त, और अपडेटेड रहना चाहते हो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।